Very good morning to all of you. So today our topic is nucleophilic substitution reaction. So we have already discussed some of the nucleophilic substitution reactions हमने discuss की हुई है. तो इनका mechanism actually क्या होता है? What is the how the actually the reaction takes place? तो nucleophilic substitution reactions पहले आपको पता होना चाहिए nucleophile किसे कहते हैं, ठीक है ना. तो nucleophiles जो होते हैं these are electron rich species. For example negative charge होते हैं cyanide ion है या cyanide ion, this is cyanide ion और hydroxyl ion है, ठीक है. तो these are what, these are nucleophiles, these are electron rich species. इस तरह से हम some neutral भी होते हैं nucleophile. For example ammonia है, water molecule है. These are what, these are having lone pair of electron. These are electron rich species, ठीक है. तो they act as a nucleophile, ठीक. क्यों? Because they are nucleophile means nucleus loving. तो they attack at nucleus जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स होते हैं. न्यूक्लियस में पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं, ठीक है. उसे पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है. तो अब हम देखेंगे दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. एक होता है बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है. तो इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर. अभी बायोमॉलिक्यूलर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है न्यूक्लियोफाइल, एक लिया है हाइड्रोक्सिल आयन न्यूक्लियोफाइल है. हम सबस्ट्रेट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी अल्काइल है मिथाइल क्लोराइड हम लेते हैं यहाँ पर. दिस इज मिथाइल क्लोराइड हियर, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से अप्रोच करता है एट अपोजिट डेट ऑफ दिस लीविंग ग्रुप, ठीक है, दिस लीविंग ग्रुप. तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है और यहाँ से लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या देखते हैं, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है इस कार्बन के साथ, दूसरी तरफ से कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है. तो ट्रांजिशन हम दोनों दिखाते हैं. विल सी हियर बोथ बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, ठीक. तो फाइनली हम देखते हैं जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन जो है लीविंग ग्रुप है निकल जाता है, क्लियर. तो अगर हम देखेंगे एक न्यूक्लियोफाइल, अगर हम देखेंगे दोनों न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज दीज आर बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है, ये क्लोरीन जो है इट इज़ वीक न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन वीक न्यूक्लियोफाइल को निकाल देता है, क्लियर. तो इसलिए ये जो रिएक्शन जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, याद रखना, ठीक, क्लियर. अब ये जो रिएक्शन क्यों इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्यों बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम जब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? बोथ दिस न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज दिस सबस्ट्रेट. तो हम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ये इसकी रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, क्लियर. क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे दोनों, इसमें दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप में होती है. इसको कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन. कंसर्टेड रिएक्शन मतलब क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन ओनली वन स्टेप. तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है, क्लियर. जिसकी वजह से क्या होता है, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं. इसलिए इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, because rate of reaction depends upon both nucleophile as well as a substrate which are present in this rate determining step में दोनों प्रेजेंट होते हैं. इसलिए इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर. हाँ, तो आप देखेंगे टू स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, हैंस बायोमॉलिक्यूलर मतलब क्यों होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन दोनों पे डिपेंड करते हैं, सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी,
क्लियर। सेकंड, इसमें होता है वेल डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें वेल डन इन्वर्जन क्यों होता है, वेल डन इन्वर्जन किससे कहते हैं। देखो आप लोगों ने क्या आपने देखा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है, और ये जो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, जब इस प्रोडक्ट की तरफ देंगे, ये जो प्रोडक्ट ये जो होते हैं ना हाइड्रोजन एटम, मुझे फ्लिप हो जाते हैं फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ये जो यहाँ से आते हैं और ये इधर इसकी हो जाते हैं, ना कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो कार्बन के जो है इस साइड में आ जाते हैं ये। क्लियर। तो दे आर बैक साइड ऑफ दिस कार्बन, इस वहाँ यहाँ पर ये फ्रंट साइड पे थे, तो यहाँ पर ये बैक साइड पे थे। ठीक है। क्यों, इसमें जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप नहीं देखा होगा कभी आपने अम्ब्रेला को देखा होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है, ये समझो ये अम्ब्रेला है। क्लियर, ये अम्ब्रेला है यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग विंड आती है, क्लियर, स्ट्रॉन्ग विंड जब आती है ना, तो ये इसको क्या हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। क्लियर, यानी फ्रंट साइड इसका बैक हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग विंड आ जाती है। क्लियर, इसी को कहते हैं इन्वर्जन हो जाता है। क्लियर, इसी को कहते हैं वेल डन इन्वर्जन। ठीक है। तो इन्वर्जन कैसे हो गया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है लेस बल्कि ग्रुप्स होते हैं, इसकी फ्लिपिंग हो जाती है, यहाँ से इस साइड में चले जाते हैं, जब बैक साइड में आते हैं तो इस साइड से ये फिर किस साइड में आ जाते हैं, कार्बन के इस बैक साइड में। क्लियर, यहाँ से बैक, तो दिस कॉल्ड एज ए वेल डन इन्वर्जन। ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या है, SN2 रिएक्शन जो होते हैं इज फिजिबल इफ स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस वीक बेस। अभी हम बात कर रहे थे, ये जो जब स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ये वीक बेस को डिस्प्लेस करता है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन को। क्लियर, क्लोराइड आयन को हमने इसको डिस्प्लेस किया गया है, इसकी जगह किसने ले ली है, न्यूक्लियोफाइल ने। क्लियर। हाँ, तो ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको डिस्प्लेस करता है, वीक बेस को। स्ट्रॉन्ग बेस डिस्प्लेसेस वीक बेस, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड, रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर, जो हमने डिस्कस की है, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप विल हिंडर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बल्की ग्रुप होता है, पर मिथाइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम यहाँ से जो है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाता, तो यहाँ पर जो है इट फेसेस सम रिपल्शन बाय मीन्स ऑफ दीज बल्की ग्रुप्स। अगर यहाँ पर बल्की ग्रुप्स होते हैं इसमें फॉर एग्जाम्पल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, तो इसमें मिथाइल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियोफाइल जो होता है और ये बल्की ग्रुप्स इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन के साथ ही कोई अप्रोच नहीं होता है। ठीक है। क्लियर। तो बल्की ग्रुप्स होने की वजह से जो SN2 रिएक्शन जो होते हैं, इसकी रिएक्टिविटी रेट्स कम हो जाती हैं। ठीक है, यही बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स विल हिंडर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब इसके बाद इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे, तो हम बात कर रहे थे, ये जो प्राइमरी हैलाइड में कोई भी हिंड्रेंस नहीं आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। इसके बाद सेकेंडरी हैलाइड्स में ज़्यादा होगा। इसके बाद सबसे कम किस में होगा, टर्शियरी हैलाइड में। क्योंकि टर्शियरी हैलाइड में हम देखते हैं तीनों साइड से इसको बल्की ग्रुप आते हैं, यानी बल्की ग्रुप जब आ जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होना इन SN2 रिएक्शन में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वे में से इम्पॉसिबल। इसमें जो SN2 रिएक्शन जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में बहुत कम होती हैं। क्लियर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे, इनमें रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, SN2 रेट की बात करेंगे हम, तो प्राइमरी हैलाइड जो है मोर रिएक्टिव है, इसके बाद सेकेंडरी है, इसके बाद टर्शियरी। फॉर प्राइमरी में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ज़्यादा बल्की ग्रुप अटैच्ड कार्बन के साथ नहीं होते। क्लियर।
इसके बाद इम्पॉर्टेंट और चीज़, प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं लाइक वाटर, जिसमें HOH प्रेजेंट हो या अल्कोहल्स हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो जिसमें OH प्रेजेंट है। ये OH जो होता है इसको कहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपको पता, हमने डिस्कस किया है, वी हैड डिस्कस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स एंड वाटर बी वन, दे आर एसिड्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट प्रोटॉन देता है ना सोल्यूशन में, उसको कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। इस प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल की बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसने क्या दिया है, हाइड्रोजन को डोनेट किया वाटर में, ये बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? RO नेगेटिव जो होता है, ठीक है, ये जब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, या अगर इसी की बात करेंगे तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल OH आ गया यहाँ पर, ठीक है, OH न्यूक्लियोफाइल हियर। अब हाइड्रोजन जो है इनके दरमियान से बॉन्ड बनाएगा, बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को बाइंड करेगा बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड OH होने की वजह से यहाँ पर भी अगर देंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, सॉरी थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और OH है हमारा अल्कोहल, ठीक है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है। अब ये जो है इस हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन दिस न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट के दरमियान, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल पहले ही फंस जाएगा इस सॉल्वेंट के साथ। जो ये सब जिसके साथ इसको रिएक्शन होनी है तो वहाँ पर उसको कम ही पहुँचेगा, बहुत कम फिजिबिलिटी रहेगी कि ये सबस्ट्रेट को अटैक करेगा, क्योंकि ये पहले ही इसके साथ बाइंड हो जाएगा, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। इसलिए जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं काम, इस न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी जो है डिक्रीज कर देती। क्यों? क्योंकि पहले ही इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए हम ये जो रिएक्शन जो होती है ना, SN2 रिएक्शन, ये मोस्टली किस में होती हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई OH ग्रुप नहीं होगा, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड जो होता है, इट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा सॉल्वेंट के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फिजिबिलिटी ऑफ द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स द कार्बन गैस इंक्रीज। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद है दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन दिस कॉल्ड एज SN1, इसको कहते हैं मोनोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन जो होती हैं, इसमें क्या होता है, देयर इट इन्वॉल्व टू स्टेप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप, और इसको हम दूसरे बात बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी। क्लियर? तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता था। इसलिए इसको कहते हैं मोनोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हम बायोमॉलिक्यूलर की बात कर रहे थे, वहाँ पर किस पर डिपेंड करता था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पर, एक तो न्यूक्लियोफाइल पर भी और दूसरा सबस्ट्रेट पर, इसलिए उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको क्यों मोनोमॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ओनली ऑफ द सबस्ट्रेट। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में SN2 में दोनों प्रेजेंट थे, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे स्लोवेस्ट स्टेप में हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किस पर, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, एक ही स्पीशीज पर डिपेंड करेगी। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर
पहले स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीन जो होता है ना, यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल आ जाता है तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और ब्रोमीन जो है एज ए नेगेटिव आयन निकल जाएगा। क्लियर। तो दिस स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, दिस इज स्लो स्टेप, और इसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कितना जल्दी कार्बोकेटायन बन जाएगा उतना ही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी फास्ट हो जाएगी। क्लियर। तो अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया, क्योंकि आपको पता है टेरशरी कार्बोकेटायन जो होते हैं ना या सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है स्टेबल होते हैं, तो जिससे ड्राइविंग फोर्स जल्दी से कार्बोकेटायन बन जाएगा, बिकॉज दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्लियर। तो इसमें अगर हम टर्शरी, इसमें जो हमने अपने बल्कि ग्रुप से यहाँ पर लिए मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कोई मसला नहीं है न्यूक्लियोफाइल का, ये पहले ही जो है कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाता है, और ये जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल जिसकी वजह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और प्लेनर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जब कार्बोकेटायन बन गया इसके बाद न्यूक्लियोफाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, जो हम देखेंगे क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, याद रखना है, कार्बोकेटायन बन गया और दिस स्लो स्टेप, और यही रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद स्टेप सेकंड में क्या होता है, अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, बोथ एट बैक साइड एज वेल एज फ्रंट साइड से ये अटैक कर सकता है। क्लियर। क्योंकि ये प्लेनर है, क्योंकि कार्बोकेटायन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप है, दिस इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस स्टेप पर डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कार्बोकेटायन पहले ही से बन जाता है, जिसकी वजह से जिसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिवेशन, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगा, हमें पता है टर्शियरी हैलाइड जो होता है इट इज़ मोर स्टेबल, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसके बाद सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं, इसके बाद प्राइमरी हैलाइड। क्यों ये टर्शियरी हैलाइड स्टेबल होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है किसका, अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि जिसकी वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन जो बनता है इसको स्टेबलाइज करते हैं, आर ग्रुप दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको जो नेगेटिव चार्ज इस पर थोड़ा डिस्पर्स कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोकेटायन को। तो कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द फर्स्ट स्टेप। क्लियर। यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कहाँ पर, फर्स्ट स्टेप पे होता है, क्योंकि प्लेनर है, कहीं से भी अटैक कर सकता है, बैकवर्ड एज वेल एज फ्रंट साइड। द सॉल्वेंट, अब ये हो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है इस पर, सॉल्वेंट ऑफ लो पोलरिटी हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब लो पोलरिटी सॉल्वेंट जो होता है इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ट्रांजिशन स्टेट पर, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट ऑफ हाई पोलरिटी देखेंगे उस पर स्टेबलाइज ये जो है ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा किसको, ट्रांजिशन स्टेट को, दस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट मीन्स दैट सॉल्वेंट जो पोलर सॉल्वेंट होता है ना, वो उसमें SN1 रिएक्शन जो होगी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट, एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रेट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।